जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन कुमार सिंह एंड टुडे माय टॉपिक इज इंडिया म्यांमार रिलेशन। इंडिया म्यांमार रिलेशन को मैं 7 सब टॉपिक में डिवाइड किया हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, हिस्ट्री, चैलेंजेज, व्हाई म्यांमार इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, मिलिट्री कू, लिखते ऐसे हैं पढ़ते कू हैं, इंडियन प्रोजेक्ट इन म्यांमार एंड वे फॉरवर्ड्स। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं टॉपिक पर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। सॉरी इसके लिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है मियान शिव है, कैपिटल नेफिडियो है, कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में बना था और 1989 में बर्मा का नाम म्यांमार पड़ा था। उससे पहले 89 से पहले हम बर्मा बोलते थे और वहाँ बुद्धिस्ट 80% है। हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री से ही हम सारी कहानी को समझ सकते हैं। तो चलिए हिस्ट्री को शुरू करते हैं। और सबसे पहले वहाँ पर यानी कि बर्मा में कुंबोंग डायनेस्टी हुआ करती थी और इस डायनेस्टी के अंदर में मणिपुर, असम, लाओस एंड थाईलैंड, आप समझ सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी था। इसके कारण जो ब्रिटिश इंडिया थी उसको चावल और चाइना से कंप्रोमाइज करना पड़ता था, जो कि उसे पसंद नहीं था किसी भी कंडीशन में। इसीलिए 1824 में एंग्लो बर्मा वार होता है और बर्मा को हरा दिया जाता है और 1886 में ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस बन जाता है और उन्हें धान की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। धान की खेती किसान या कोई भी खेती किसान तो तभी कर पाएंगे जब उनके पास पैसा होगा। किसानों के पास तो पैसा था नहीं, इसलिए इंडिया से कर्ज देने के लिए इंडियंस को ले गए, एंग्लो इंडियंस को ले गए, जिन्हें उसमें चैतियार्स कहते थे। इन्होंने हाई परसेंटेज रेट पर कर्ज दिया और उन्होंने धान की खेती किया। जो धान की खेती से जो बेनिफिट्स हुआ, जो चावल बने, वो तो ब्रिटिशर्स ले गए और जो कर्ज नहीं दे पाए इसलिए जो चैतियार्स थे, जो इंडियन चैतियार्स थे, उन्होंने उनकी ज़मीन ले लिया। वहाँ की जो सिविल सर्विसेज थी, उन सिविल सर्विसेज में भी या तो ब्रिटिशर्स थे या इंडियन जॉब करते थे। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हें तो ये फील हो रहा था कि हमारे साथ डायरेक्टली अन्याय हो रहा है, हमारे ज़मीन को भी इन्होंने ले लिया, जो हम खेती करते हैं उसके चावल को ये खुद ले लेते हैं। यानी कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनता है वहाँ पर और इसके कारण ही वहाँ का जो ये एक यंग लीडर था जिसको यान सान जिसका नाम था, एक कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करता है और वो चाइना के साथ अपना रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, उनके अगेंस्ट कुछ काम करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्हें जापान की साथ मिलती है। बर्मा को जापान की साथ मिलता है 1942 में और उसमें ब्रिटिशर्स वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। तभी कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ के जो सिविलियन थे वो बात करते हैं कि यदि एक पावर को हम यहाँ से हटा रहे हैं ब्रिटिशर्स को, तो दूसरा पावर जो जापान है यहाँ पर अपना पैठ जमा रहा है और पूरी वर्ल्ड में फेमस है जापान।
किसी भी देश की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने दोबारा ब्रिटिश का साथ देते हैं और जापान से 1942 में एक आज़ाद हो जाते हैं, उनके चंगुल से निकल जाते हैं। और इसके बाद 1948 में बर्मा को इंडिपेंडेंट मिलता है। लेकिन आपको पता है कि ब्रिटिशर्स की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है कि डिवाइड एंड रूल। जैसे ही इंडिपेंडेंट देते हैं, साथ में जो छोटे छोटे एथनिक ग्रुप थे वहाँ पर, जैसे नागाज, बोडास, इनको एक सेपरेट कर देते हैं। कुछ पार्ट्स उनका इंडिया में आ जाता है एज ए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और उनका कुछ पार्ट बर्मा यानी म्यांमार में चला जाता है। तो उसी समय से ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। उसी समय 1948 में ही जो वहाँ के यंग लीडर थे यान सान, इनका असैसिनेशन हो जाता है, इनको मर्डर कर दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है। तो इसके बाद से 10 साल इनके कॉलेज का दोस्त 1948 से 1958 तक वहाँ पर शासन करता है। लेकिन 1958 में वहाँ पर मिलिट्री कू हो जाता है। मिलिट्री उस म्यांमार की शासन को अपने हाथों में ले लेती है कि वो प्रॉपर्ली वहाँ नागरिकों को जो राइट चाहिए या जो फैसिलिटी चाहिए नहीं मिल रहा है इसके नाम पर। सॉरी। यदि हम बात करते हैं चैलेंज की, इस चैलेंज की बात करने से पहले हम एक बात आपको ये बताना चाहेंगे कि 80% यहाँ बुद्धिज्म है जो इंडिया से गए हैं। तो वैसा रिलेशन जैसा कि हमारा भूटान के साथ, जैसा कि हमारा नेपाल के साथ है, वैसा क्यों नहीं है पीपल टू पीपल कांटेक्ट, बेटी रोटी का रिलेशन? क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट एक इतिहास के कारण क्रिएट हो चुका था और इसीलिए हमारा रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। आगे बात करते हैं चैलेंज की। तो चैलेंज में सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है कि जो गोल्डन ट्रायंगल ड्रग्स ट्रैफिकिंग, गोल्डन ट्रायंगल है, आपको पता होना चाहिए या पता है कि म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, इन तीनों के कुछ पार्ट को मिलाकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा अफीम की पैदा होती है। और इस अफीम को इस बॉर्डर से, यानी कि जिस बॉर्डर को सेपरेट किया गया था, यहाँ पर जो एथनिक ग्रुप थे इनको ये छूट दी गई थी कि आप 16 किलोमीटर तक बॉर्डर के दोनों पार 16 किलोमीटर तक एथनिक ग्रुप इजीली 40 किलो का वेट लेकर जा सकते हैं और आ सकते हैं डेली बेसिस पर, जिसका कोई चेकिंग नहीं होगा। इसी का फायदा उठाकर इस ड्रग्स ट्रैफिकिंग है इसको किया गया उस एरिया में, और उसी के थ्रू ये पूरी इंडिया में ड्रग्स सप्लाई होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है इंसर्जेंट ग्रुप। दोस्तों, इंसर्जेंट ग्रुप, अब नॉर्मल सी बात है कि किसी एथनिक ग्रुप को दो भागों में डिवाइड कर दोगे जहां पर वो एक तरह से बहुल्य थे और वहां माइनॉरिटी हो गए, तो उनका एक डिमांड है, ऑलरेडी यहां हमने लिख रखा है कि सेपरेट कंट्री का। जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनका डिमांड क्या है कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, यानी कि जो पार्ट इंडिया में है और जो पार्ट म्यांमार में है उन दोनों को मिलाकर हम एक अलग कंट्री का निर्माण करना चाहते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फेक करेंसी इंडिया में सप्लाई होती है इसी रूट के माध्यम से। तो ये सारे चैलेंजेज हैं और इन चैलेंजेस के बीच में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे लिए म्यांमार इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो सिक्योरिटी का मैटर है दोस्तों, हमारा लैंड बाउंड्री भी है, मैरीटाइम बाउंड्री भी है। लैंड बाउंड्री सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, जो कि 1640 किलोमीटर का बाउंड्री बनाता है इंडिया के साथ।
साथ में ही मैरीटाइम बाउंड्री भी है दोनों देशों के बीच में। इसके बाद यदि हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट की यदि प्रोस्पेरिटी चाहिए तो म्यांमार से रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। गेटवे ऑफ SEAN यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से यदि आपको रिलेशन बनाना है, वहाँ जाना है, वहाँ आना है, तो एक तरह से गेटवे है म्यांमार। और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आपको पता है सबसे पहले म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई। तो इन सारे देशों से यदि आपका रिलेशन अच्छा बनाना है या एक तरह से जाना है और आना है तो उसका एक गेटवे है। कौन? म्यांमार। जो हमारा पॉलिसी है लुकिस्ट पॉलिसी और एक्टिस्ट पॉलिसी, लुकिस्ट पॉलिसी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाए थे और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि 2015 में मोदी सरकार ने लॉन्च किया था। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि हमें ईस्ट साइड में अपना एक्शन लेना पड़ेगा, हमें उनके साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, हमें फोकस करना होगा ताकि हम उनसे अच्छा रिलेशन बना सकें। तो इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है म्यांमार हमारे लिए। यदि नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलिट्री कू का, तो 2020 में इलेक्शन जीतती है। कौन जीतती है? यांग सान सू की। और ये यांग सान सू की वही है दोस्तों जो कि यांग सान जो कि एक यंग कम्युनिस्ट लीडर थे, उनकी ये बेटी है जो कि 2020 में वहाँ डेमोक्रेसी लाने के लिए इलेक्शन जीतती है। और इलेक्शन इसलिए भी जीतती है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1991 में इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था। और नोबेल पीस प्राइज मिलने के कारण पूरी वर्ल्ड का फोकस म्यांमार के ऊपर था। जब ये 2020 में इलेक्शन जीतती है तो उसी समय जो म्यांमार का मिलिट्री है, जो जनरल थे, जनरल मिएंट श्यू, ये बोलते हैं कि इस इलेक्शन में धोखाधड़ी किया गया है, ये इस इलेक्शन को गलत तरीके से जीता गया है। इसलिए वो मिलिट्री कू करते हैं। कब? फरवरी 2021 में। और यांग सान सू की को कैद कर देते हैं, घर में गृह कैद कर देते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि इस कू के ऊपर जो मिलिट्री कू है, तो अभी बहुत लोग बोलते हैं कि बीजेपी को उनके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं रिलेशन बनाना चाहिए क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर जब भी आघात होता है तो जो भी नेक्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और जवाबदेही भी होती है कि उसका विरोध करे। लेकिन यदि हम बात करें, यहाँ पर 2 पॉइंट है कांग्रेस गवर्नमेंट की, तो कांग्रेस का ओपिनियन हमेशा था और उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी मिलिट्री कू को विरोध किया था, अपना विरोध जताया था, दर्ज कराया था। वहीं हम बात करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, तो बीजेपी गवर्नमेंट का ये मानना है क्योंकि हमारा चैलेंजेज है उनके साथ, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का, इंसर्जेंट ग्रुप का, फेक करेंसी का, सिक्योरिटी का, नॉर्थ ईस्ट की प्रोस्पेरिटी का हमारे लिए गेटवे है। तो इन सारे मैटर को देखते हुए उनका ये मानना है कि चाहे जो भी गवर्नमेंट वहाँ चलाए, वो मिलिट्री चलाए या डेमोक्रेटिक पार्टी चलाए या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चलाए, उसके साथ हमारा रिलेशन स्ट्रांग होना ही चाहिए क्योंकि हमारा इन सारे मैटर को लेकर इश्यूज है और हमें उसके साथ एक हमारा स्ट्रांग नॉर्थ ईस्ट को बनाना है, इसलिए हमारा रिलेशन अच्छा ही होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं एक पॉइंट की कि एक बार वहाँ पर जब दोनों एथनिक ग्रुपों ने मिलकर इंडिया के अगेंस्ट में और म्यांमार के अगेंस्ट में कार्रवाई किया था कि हम एक अलग कंट्री बनाएंगे, तो उसमें ऑपरेशन सनराइज चलाया गया था जो कि इंडियन मिलिट्री और म्यांमार मिलिट्री एक साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था।
इसके बात करें कि इंडियन प्रोजेक्ट इन म्यांमार, देखिए इंडियन प्रोजेक्ट जैसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इंडिया के हल्दिया से, इंडिया के कलकत्ता के हल्दिया से शुरू होता है और रखाइन स्टेट के सितवे तक जाता है और इस सितवे से काली रिवर के थ्रू प्लेटवे तक जाता है जो कि चीन स्टेट में है, और इस चीन स्टेट से बाई रोड मिजोरम यानी जोरिनपुई जो कि मिजोरम में है वहां तक जाता है। और ये बनने से यानी कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से, जिसका टारगेट अभी दिसंबर तक है, इसी दिसंबर 2023 तक इसका कंप्लीट होने की 99% चांसेस है। ये होने से 1328 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता के हल्दिया पोर्ट से बाई रोड यदि म्यांमार जाना हो तो 1328 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो कि 1360 किलोमीटर का है, और इससे हम 3 देशों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ में ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना उसका एक काउंटर है। और इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी वे फॉरवर्ड्स की। तो वे फॉरवर्ड्स में दोस्तों आप इतने पॉइंट समझने के बाद इजीली आप खुद समझ सकते हैं कि हम दोनों देशों के बीच में वे फॉरवर्ड्स क्या होने चाहिए। वे फॉरवर्ड्स ये होना चाहिए कि हम लोगों को एक साथ टेबल पर बैठकर जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, जो बॉर्डर इशू है, जो एथनिक ग्रुप का इशू है, जो फेक करेंसी का इशू है, अलग कंट्री का डिमांड का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, इन सारे के ऊपर एक साथ बैठकर एक टेबल पर विचार करके दोनों को बेनिफिट्स को देखते हुए हमें काम करने की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि और इसमें हम क्या ऐड कर सकते थे और क्या ऐड करना चाहिए। दोबारा जय हिंद।